गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी क्लासेज के अंदर जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं वही है पीछे वाला। अपन ने शुरू कर रखा था टॉपिक आपका कौन सा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। क्या है ये? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। फास्फोरिलीकरण का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि अपन फास्फोरिलीकरण, इससे तात्पर्य है एटीपी का निर्माण। क्या है? एटीपी के निर्माण की जो क्रिया है उसे हम क्या कहते हैं? फास्फोरिलीकरण कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, ये तो केवल मतलब हुआ किसका? फास्फोरिलीकरण का। लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है? फोटोफॉस्फोरिलीकरण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया होने वाली है। यानी कि ये कहाँ होगी? प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो क्रिया होती है। तो ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर जब हम क्या करते हैं? एटीपी का फॉर्मेशन करने वाले हैं, तो उसको क्या फोटोफॉस्फोराइलेशन के रूप में लेते हैं। तो यहाँ फोटोफॉस्फोराइलेशन की जो क्रिया होती है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये आपके किसके अंदर अपन कहाँ पढ़ रहे हैं इसको? ये आपका जो आपकी प्रकाशीय अभिक्रिया आपने पढ़ा था, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो उसी का ही एक पार्ट है आपका कौन सा? प्रकाश संश्लेषण के अंदर दो भागों में इसको बांटा था अपन ने। तो ये जो आपका फोटोलाइसिस क्रिया थी उसी का एक पहला पार्ट है आपका। तो इस फोटोफॉस्फोरिलीकरण क्रिया को हमने क्या किया है? दो भागों के अंदर इसको बांट रखा है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो होता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, और एक हम पढ़ेंगे कौन सा? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये दो चीज़ें अपन को पढ़नी है। आज का जो टॉपिक है वो है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलीकरण। नाम से ही मालूम चल रहा है आपका साइक्लिक, हिंदी में इसको चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय यानी कि इस अभिक्रिया को हमने चक्रीय जो कहा है, तो चक्रीय कहने का मतलब क्या है? यह है अभिक्रिया जहाँ से शुरू होती है वहीं पर आकर ख़त्म होने वाली है। और हम जानते हैं कि ये पूरी क्रिया क्या है? फर्स्ट फोटोफॉस्फोराइलेशन जो पढ़ रहे हैं अपन, ये क्या है आपका? फोटोलाइसिस से ही रिलेटेड आपका। तो फोटोलाइसिस में जल अपघटन क्रिया तो नीचे वाली में होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? जो प्रकाश आपके क्लोरोप्लास्ट से जो इलेक्ट्रॉन आपके निकलते हैं, तो यहाँ से क्लोरोप्लास्ट से जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपके निकलेंगे, बताएंगे कहाँ से निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं वापस पुनः वही क्या कर लेता है? उनको ग्रहण कर लेता है। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले वापस वहीं पर ही आ गए, इसीलिए हमने इसको क्या कहा? चक्रीय कहा है। कैसे क्रिया होती है, कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के ऊपर अपन क्या करते हैं? अब चर्चा करते हैं। तो देखते हैं अपन अपना पहला जो टॉपिक हो गया आपका साइक्लिक
प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है यहाँ क्या होने वाला है। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है अभिक्रिया केंद्र। तो इसमें एनर्जी केंद्र या अभिक्रिया जो केंद्र है आपका वो होता है P700। क्या होता है? P700। और हम जानते हैं कि हम P700 को एक दूसरे नाम के द्वारा भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं इसे कैसे भी लिख सकता हूँ, PS फर्स्ट भी इसे क्या है लिखा जा सकता है। दोनों में से कुछ भी लिखो, बोथ आर राइट, दोनों सही हैं। P700 इसलिए लिखा है कि यहाँ पर क्या होता है, जो केंद्रीय आपका फास्फोरस का अणु P700 केंद्रीय प्रकाश अभिग्राही जो यौगिक है वो क्या होता है P700 होता है। तो ये अन्य जो सहयोगी आपके पिगमेंट्स होते हैं जो एनर्जी को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, वो सब के सब क्या करते हैं P700 वाले अणु को ही क्या कर देते हैं, ऊर्जा को स्थानांतरित यहाँ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, फोटोन के रूप में आपकी क्या होती है, सर्वप्रथम जो ऊर्जा है वो यहाँ पर ये, जैसे मैं यहीं से ये आपकी क्या हो गई सनलाइट, प्रकाशीय ऊर्जा जैसे ही क्या होती है P700 के ऊपर आपकी यहाँ ये गिरती है। तो P700 पे क्या होते हैं, अन्य जो सहायक पिगमेंट हैं और ये सब के सब क्या करते हैं, ऊर्जा को एब्जॉर्ब करते हैं। ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के बाद में ये ऊर्जा को ग्रहण करके P700 वाला जो आपका यौगिक है ये क्या करता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इसने यहाँ से त्याग दिए भाई। और इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, इसने ये त्याग दिए। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस प्रकाश आपके क्लोरोप्लास्ट से निकलेगा, निकलने के बाद में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा का, तो इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, न्यूनता हो जाती है। और जो भी यौगिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है वो क्या ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीकृत कंडीशन के अंतर्गत आ जाता है। और ऑक्सीकृत आने के बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या होता है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन ग्राही है आपका, ये जो इलेक्ट्रॉन ग्राही यौगिक आपका है ऊपर, जिसे हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है आपका इसमें FD। कौन ग्रहण करेगा इसको, इसे ग्रहण करता है आपका FD। और ये FD का मैं पूरा नाम लिखा हूँ इसलिए मैं शॉर्ट में लिखा है। आप चाहो तो आगे पूरा का पूरा FD लिख सकते हो। चलो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये आपका क्या है, F और D। चलिए FD हो गया, स्मॉल में। इसको कहते हैं अपन क्या, फेरोडॉक्सिन। क्या कहलाता है, ये फेरोडॉक्सिन है। ये क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करके अपचयित हो जाता है। दोनों इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिए, ग्रहण कर लिए। और ग्रहण करने के बाद में ये क्या हो गया, अपचयित आपका हो जाता है। और अपचयित होने के बाद में कुछ समय तक इलेक्ट्रॉनों को ये अपने पास क्या करता है, रहने देता है। अपने पास रहने के बाद में फिर क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वापस त्याग दिए जाते हैं। ये FD कुछ समय तक इलेक्ट्रॉनों को रखने के बाद में ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो फेरोडॉक्सिन जो था इलेक्ट्रॉन ग्राही, ये आपका अब क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रॉन त्यागते क्या होगा, पहले कैसा था, ये अपचयित था और अब क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत कंडीशन में आ जाता है। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकृत कंडीशन के अंदर ये आ जाता है। तो ये ऑक्सीकृत कंडीशन के अंदर आ गया।
और यहाँ क्या होता है, साथ में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है जो है ADP। दो ADP के अणु इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके कन्वर्ट हो जाते हैं दो अणु ATP के। तो यहाँ ऊर्जा का उत्पादन होता है। हम पढ़ रहे हैं ATP क्या फॉर्मेशन ही, तो क्या देखा, इसी पद के अंदर अपन को क्या होती है, एनर्जी का निर्माण होता है। तो दो ADP के अणु इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके क्या कर रहे हैं, दो अणु ATP के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से क्रिया आपकी क्या होती है, संपन्न हो जाती है। अब देखो इसके बाद में क्या हो रहा है। इसके बाद में अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही है आपका, वो कौन सा है, साइटोक्रोम B6। कौन है, साइटोक्रोम B6। ये इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। दो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी दो तो आप मत लिखो, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको तो आप हटाओ, खुली एक की है, दो आगे और बताएंगे आपको। इस प्रकार से एक की ATP का अणु क्या होता है, यहाँ आपका बनेगा, एक दूसरे पद में आप और बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, अपचयित कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो ये अपचयित हो जाता है। फिर अपचयित होने के बाद में कुछ समय तक ये इलेक्ट्रॉन अपने पास में रख कर क्या होते हैं, इन इलेक्ट्रॉनों को पुनः क्या कर दिया जाता है, त्याग दिया जाता है। और यहाँ पर पुनः सेम क्रिया, एक ADP का अणु एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्रिया करके एक अणु और ATP का बना देता है। इस प्रकार से एक अणु यहाँ, एक अणु यहाँ, दो ATP के अणु अब तक अपने पास क्या है, बन चुके हैं। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आपके क्या हैं, बन ग्रहण करके क्रिया होती रहती है। नेक्स्ट साइटोक्रोम B6 के बाद में नेक्स्ट साइटोक्रोम F। कौन सा आ गया इलेक्ट्रॉन ग्राही, अब साइटोक्रोम F है। वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके छोड़ दिया तो ये ऑक्सीकृत हो गया, और अब ये क्या हो गया, आपका अपचयित हो जाता है। और ये भी कुछ समय तक तो इलेक्ट्रॉनों को अपने पास रखता है, और उसके बाद में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को ये भी त्याग देता है और ऑक्सीकृत हो जाता है। और अंत में इन इलेक्ट्रॉनों को कौन लेता है, थोड़ी सी अपने पास यहाँ जगह कम पर गई, बड़ा बना लेना इसको आप लोग, है ना। तो ये आपका एक अन्य इलेक्ट्रॉन का है, जिसको क्या कहते हैं अपन, प्लास्टोसाइनिन। क्या है ये, अन्य इलेक्ट्रॉन ग्राही आपका प्लास्टोसाइनिन। ये इसे क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा, कुछ समय लेकर अपचयित हो जाता है, और फिर पुनः ऑक्सीकृत हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, और अंत में इलेक्ट्रॉनों को वापस क्लोरोफिल का अणु, है ना, P700 क्या कर लेगा, ग्रहण इन्हें कर लेता है। इस प्रकार से क्या देखा हमने कि यहाँ पर आपको पास इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकला वहीं पर वापस आ गया, तो एक साइक्लिक चक्कर आपका बन गया, एक चक्रीय हो गया, जहाँ से जाता है वहीं पर आएगा, तो एक चक्रीय होगा। तो ये आपका कहलाता है चक्रीय फास्फोरिलीकरण। और इस क्रिया के अंतर्गत क्या देखा हमने कि दो ATP के अणुओं का क्या हो गया, निर्माण हो गया। और एक ही और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रकाश में हमने बताया था, यहाँ पर एक अणु का ऑक्सीकरण, दूसरे का अपचयन, यानी ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन लगातार क्या होता है, कंटिन्यू इसके अंतर्गत चलता रहता है। तो ये हमने आपको शुरू में भी बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, एक जटिल ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है, जो आपको यहाँ पर देखने को भी मिल रहा है। एक अणु का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का क्या होता है, अपचयन यहाँ हो जाता है।
मैं आपको इसके कुछ महत्वपूर्ण घटकों के बारे में बताता हूँ, इस क्रिया के अंदर क्या क्या काम में आता है। तो इसकी पूरी समरी को अपन क्या कर लेते हैं, एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को आपको मिली हैं। सबसे पहले ये जो अभिक्रिया है, इसके अंदर जो फोटोन ग्राही के रूप में आता है वो क्या होता है, P700, यानी कि इसके अंदर P700 से उच्च तरंग दैर्ध्यों को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। यानी कि इस फास्फोरिलीकरण में, देखो क्या हो गया इसमें, इस फास्फोरिलीकरण में क्या हो रहा है, P700 है ना, PS फर्स्ट, P700 या PS फर्स्ट भाग लेता है। केवल एक बात इसमें होती है, P700 या PS फर्स्ट ही क्या लेता है, इसमें भाग लेगा, दूसरा भाग इसके अंदर नहीं लेता। दूसरी, इसमें P700 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य की तरंगों का उपयोग होता है। इससे कम की नहीं हो रही है, P700 से ऊपर की तरंग दैर्ध्यों का क्या हो रहा है, इसके अंतर निर्माण हो रहा है, जो हमने इसके अंतर्गत देखा है ना। दूसरी, इस फास्फोरिलीकरण में इलेक्ट्रॉन जहां से निकलता है पुनः वहीं पर आ जाता है। इसी कारण इसे चक्रीय, यानी है ना, साइक्लिक, चक्रीय फास्फोरिलीकरण कहते हैं। हो गया। नेक्स्ट, इसके अंदर देखो, जहाँ से गया इलेक्ट्रॉन वापस वहाँ पे आ गया, इसीलिए इसको को चक्रीय फास्फोरिलीकरण कह दिया। और देखो यहाँ क्या होता है, इसके अंदर केवल ATP के अणुओं का ही निर्माण होता है। केवल ATP का ही निर्माण होता है, यहाँ NADPH2 नहीं बनती है ना।
का निर्माण नहीं होता, केवल उसी का ही इसके अंदर निर्माण होता है। और क्या नहीं हो रहा है इसके अंदर? जल अपघटन की क्रिया नहीं होती। जल अपघटन नहीं होता। हो रहा है क्या? कहीं पर नहीं हो रहा ना, तो इसमें जल अपघटन भी क्या होता है? नहीं होता है। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, एक देखो प्रकाश संश्लेषी विष होता है। उस प्रकाश संश्लेषी विष को अपन क्या कहते हैं? डाइक्लोरो मिथाइल यूरेसिल। क्या कहते हैं? डाई क्लोरो मिथाइल यूरेसिल, है ना। ये क्या? प्रकाश संश्लेषी विष है ये। प्रकाश संश्लेषी विष। प्रकाश संश्लेषी विष, प्रकाश संश्लेषी विष का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखो इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो ये करता क्या काम है उसके बारे में इम्पोर्टेंट बात है जो मैं बता देता हूँ कि ये जो प्रकाश संश्लेषी विष है ये क्या करता है? NADPH+ के निर्माण को होने नहीं देता है। उसके निर्माण में क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। जब इसका प्रभाव हो ही नहीं रहा है तो बाधा इसने उत्पन्न करी थी, इसका प्रभाव होता है या नहीं होता है? इसका प्रभाव क्या होगा? मैंने अब यहाँ थोड़ा गलत लिख दिया, पर ध्यान रखो। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका मैन है इसीलिए ना, तो इसका प्रभाव क्या होता है? होगा इसीलिए क्या होगा? आपका NADPH2 का निर्माण नहीं होने देगा। सही है, तो प्रभाव पड़ता है, पड़ेगा, इसीलिए NADP का निर्माण नहीं होता है। इसका प्रभाव क्या होता है? पड़ेगा, पड़ता है, और पड़ेगा इसीलिए क्या होगा? NADPH2 का निर्माण आपका यहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो इसमें NADPH2 का निर्माण क्या होता है? हो ही नहीं पाता है। क्योंकि हो इसलिए नहीं पा रहा, उसकी मेन वजह एक ही है, क्योंकि ये विपरीत प्रभाव डालता है, उसको नष्ट करने का काम करता है, उस क्रियाओं को, उससे संबंधित चीज़ों को, तो ये नहीं कर पाएगा। जल का अपघटन इसके अंतर्गत क्या है? आपका हो ही गया। और देखो ये निम्न CO2 वाली कंडीशंस के अंदर होता है। ये है लो CO2 में होता है, जहाँ CO2 की मात्रा कम होती है उस कंडीशन के अंदर ये होता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, होता कहाँ है ये क्या? बैक्टीरियाओं में होता है। मेन बात ये बैक्टीरिया में होता है, पादपों में नहीं है। ये नॉर्मली क्या होता है? बैक्टीरियाओं के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये कहाँ होता है? बैक्टीरियाओं के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है आपका, और CO2 की इसको ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? इसके अंतर्गत देखने को हमें यहाँ प्राप्त होती हैं। तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण जो बातें हैं इसकी, वो यहाँ मैंने आपको लिखी हैं। तो ये तो देखो इसका चक्कर है, उसका वर्णन तो करना ही है। एक बार मैं आपको इसको रिपीट कर दूंगा, समझा देता हूँ। दूसरी जो बातें हैं, ये घटक हैं, ये सारे के सारे आपको याद रखने क्या है? बहुत ही ज़रूरी हैं, है ना। तो पहले देखो एक बार मैं आपको उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो अणु है ये बहुत इंपॉर्टेंट अणु है। किस प्रकार का होता है? इसमें क्या होता है?
एक केंद्रीय अणु होता है आपका ये, है ना, यही आपका कहलाता है P700। और इसके साथ में अनेकों क्या होते हैं, ये सहायक पिगमेंट्स अटैच पाए जाते हैं, है ना। इसके साथ में इस प्रकार से अनेकों पिगमेंट्स क्या होते हैं, ये आपके यहाँ पाए जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होती है, वो सनलाइट जो आपकी यहाँ गिर रही है, ये सनलाइट यहाँ पर क्या हो रही है, गिर रही है। अब ये सनलाइट क्या करती है, ऊर्जाओं को ग्रहण करके एक दूसरी कोशिकाओं को क्या किया जाता है, इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र किया जा रहा है एनर्जी को। ऐसे एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफ़र आपकी क्या होती है, होती रहती है भाई इस प्रकार से। और ये सारी जो एनर्जी है आपकी जो ट्रांसफ़र हो रही है, ये एनर्जी बाद में क्या होती है, कहाँ पहुँचा दी जाती है, इस प्रकार से P700 को क्या की जाती है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये इस प्रकार से ऊर्जा क्या होती है, कहाँ पर आ जाएगी, टोटल ऊर्जा P700 पे आ जाएगी। जब ये तरंग दैर्ध्य का मान P700 हो जाता है, उस समय ही क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। जब भी जाकर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, उससे पहले आपके नहीं कहलाते हैं। इस प्रकार से ऊर्जा जो एक पिगमेंट से दूसरे पिगमेंट के अणुओं के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंतर्गत जाती है, तो ये जो आपका है ये अनुनादी संक्रमण के द्वारा क्या होती है, इस प्रकार से ऊर्जा का क्या होता है, फ्लो होता है, यानी कि ऊर्जा ट्रांसफ़र आपकी होती है एक अनुनादी संक्रमण के द्वारा ही आपकी ऊर्जा क्या होती है, ऐसे आगे आपकी जाती है। जब यहाँ से ये निकल जाएगी तो फिर ये आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आपका खाली, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ख़त्म। इलेक्ट्रॉन ख़त्म का मतलब यहाँ क्या है, रिक्त स्थान आ गया, कमी हो गई। तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकलते हैं, परिभाषा पढ़ते हैं, जो यौगिक है कोई इलेक्ट्रॉन का क्या त्यागता है, वो ऑक्सीकृत होता है, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ फेरोडेक्सिन गैस को ग्रहण करेगा, ग्रहण करने वाला क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो कुछ समय तक ये क्या करता है, ये उसको अपने पास में रखेगा, कुछ समय तक रखेगा। जब तक ये रखता है उस समय तक ये क्या होता है, अपचयित कंडीशन के अंतर्गत ही रहता है। ये अणु आपका क्या कहलाएगा, फेरोडॉक्सिन कहलाता है। इसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या साइटोक्रोम B6 के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। तो वही क्रिया क्या होगी, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑक्सीकृत हो गया। जो इलेक्ट्रॉन निकालने वाले को ऑक्सीकृत, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले को अपचयित कहते हैं। ग्रहण किसने किया, साइटोक्रोम B6 ने किया। तो साइटोक्रोम का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। इसी पद के अंदर महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, यानी कि एनर्जी का निर्माण, फास्फोरिलीकरण की क्रिया यहीं पर होती है। यहाँ पर एक ADP का अणु है, एक फॉस्फेट अणु से क्रिया करके क्या बनाएगा, ADP की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या है इसकी फुल फॉर्म, इसको हम क्या कहते हैं, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इसके अंदर डाई मतलब दो अणु किसके थे, फॉस्फेट के हैं। ये दो अणु फॉस्फेट के हैं, ये आगे एक फॉस्फेट का अणु और ले लेंगे, है ना, एक अणु इनोरिन फॉस्फेट ग्रुप और ले लेंगे, और मिलकर क्या करते हैं, ये आपकी क्रिया करेंगे, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपका क्या बन गया, ट्राई, यानी 3 हो गए, 2 से 3 हो गए, तो ये क्या हो गया आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये इस प्रकार से ये क्रिया आपकी क्या होती है, ये बनती है। फिर आगे साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जाता है, ये ऑक्सीकृत होता है, साइटोक्रोम F उनको ग्रहण करता है। यहाँ भी एक फॉस्फेट ADP से क्रिया करके ATP में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ भी आपको क्या मिल जाएगा, एक ऊर्जा का अणु, यानी कि एक ATP का अणु आपको यहाँ भी क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये 2 अणु, एक तो यहाँ बन गया, दूसरा आपका ये बन गया। तो इस चक्कर में टोटल कितने, 2 ATP के अणु अपन को क्या हो गए, इसके अंतर्गत प्राप्त ये हो जाते हैं, यानी कि 2 ATP के अणु अपन को टोटल इस साइक्लिक चक्कर के अंदर क्या होते हैं, प्राप्त यहाँ पर हुए हैं। तो अगर देखें अपन, उसके बाद में साइटोक्रोम F है, प्लास्टोसाइनिन को इलेक्ट्रॉन दे देता है, ये ऑक्सीकृत, ये अपचर प्लास्टोसाइनिन से वापस
इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकले थे वहीं पर पहुँच जाते हैं, और इस प्रकार से जहाँ से निकलते हैं वहीं पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, साइक्लिक क्या कहेंगे, फास्फोराइलेशन कहा जाता है। फास्फोराइलेशन इसलिए क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया के अंदर हमने क्या देखा, एटीपी का निर्माण हुआ है ना। तो ये पूरी आपकी क्रिया संपन्न होती है। थैंक यू।